तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैक बेंचर 49 में, जिसमें आज हम रेलवे एनटीपीसी के प्री का जो 9 नंबर सेट है वो करेंगे, जो 5/1/2021 को शिफ्ट 1 में हुआ था। जिसका पहला क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पर कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो आपको बीजाणु कहा जाता है। और इसी में देख लेंगे और कि मुख्य रूप से पुष्प के पूछेगा कि कितने भाग होते हैं। तब पुष्प के 4 भाग होते हैं, एक बाह्य दल पुंज, एक दल पुंज, एक पुमांग और एक जयांग होता है। तो कौन कौन? बाह्य दल पुंज, पुमांग और जयांग होता है। और पूछेगा कि फूल के प्रमुख कार्य क्या हैं? तब फूल का प्रमुख कार्य 3 है: पराग तथा अंडों का उत्पादन, निषेचन करना, परागण तथा बीज तथा फलों का विकास करना होता है। और पूछेगा कि बाह्य दल पुंज और दल पुंज पुष्प को क्या करते हैं? तो उसके सहायक अंग है। और पुमांग और जयांग जो होता है पुष्प के जनन अंग है। पुमांग और जयांग क्या है? तो पुष्प के जनन अंग है। और पूछेगा कि अंडाशय के भीतर क्या रहता है? तो अंडाशय के भीतर बीजांड रहता है। और बीजांड के भीतर क्या रहता है? तो बीजांड के भीतर भ्रूणपोष होता है, जिसमें क्या होता है? तो मादा युग्मक होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर के क्षेत्र में लिफो क्या है? LIFO। तो लिफो का पूर्ण रूप होता है आपको ऑप्शन नंबर डी। कौन क्या होता है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। और देख लेंगे इसी में लाइन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। और LLL का पूछेगा तो लोअर लेवल लैंग्वेज होता है। और LTE का पूछेगा तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है। और LSD का पूछेगा तो लिस्ट सिग्निफिकेशन डिजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो आपको फ्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है? तो फ्यूज। और पूछेगा कि फ्यूज जो होता है वो किसका मिश्रण से बना होता है? तो आपको सीसा और टीन के मिश्रण से बना होता है, जिसमें सीसा होता है 37% और टीन होता है आपको 63%। और सीसा का संकेत पूछेगा तो PB होता है और टीन का होता है SN होता है। और पूछेगा कि विद्युत फ्यूज का जो प्रतिरोध और गलनांक होता है वो क्या होता है? तो विद्युत फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है और जो गलनांक होता है वह निम्न होता है। और पूछेगा कि विद्युत फ्यूज जो होता है उसको किस क्रम में लगाया जाता है? तो विद्युत फ्यूज को आपको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। पूछेगा कि MCB का फुल फॉर्म क्या होगा? तो MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। और MCCB का पूछेगा तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। और RCCB का पूछेगा तो रेसिड्यूल करेंट सर्किट ब्रेकर होता है। और ELCB का पूछेगा तो अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इंटेलिजेंस कोसेंट ये नहीं है, बाकी स्पीड है, एक्यूरेसी है और डेटा स्टोरेज ये है। और भी कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया के सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो आपको तुमालापल्ली जो खदान है दुनिया के सबसे बड़ी खदानों में से एक है। और यह कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में अवस्थित है। अब पूछेगा कि वर्तमान में भारत में यूरेनियम कहाँ से निकाला जाता है? तो आपको झारखंड के जादूगोड़ा से निकाला जाता है। और पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन देश करता है? तो आपका विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन आपको कजाकिस्तान करता है, जो लगभग प्रति वर्ष 23,800 टन करता है, जो विश्व के कुल उत्पादन का कितना है? तो आपको 39.3% हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको
प्रयोगात्मक कहेगा दूरसंचार स्टेशन तो आपको अहमदाबाद हो जाएगा। और पूछेगा कुछ परियोजना, मतलब कुछ अब जो मिसाइल छोड़े गया था उसका कब कब हुआ था। तो आर्यभट्ट पूछेगा तो 19 अप्रैल 1975 को, और कहाँ से, तब बाल्वोग्रेड से। और रोहिणी उपग्रह पूछेगा RS-1 तो 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से। और एप्पल पूछेगा तो 19 जून 1981 से कोरू फ्रेंच गुयाना से। और SRE-1 पूछेगा तो 10 जनवरी 2007 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ जीव आकर्षक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? तो इन्हें स्वपोषक कहते हैं। जीवों में पोषक की कौन कौन विधि है? तो दो, एक पर पोषक, एक स्वपोषक। स्वपोषक में क्या होता है? तो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। और पर पोषक में जो जीव होता है वो दूसरे जीव पर निर्भर होता है। और पूछेगा कि पर पोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो पर पोषण 3 प्रकार का होता है। एगो मृतजीवी पोषण, एगो परजीवी पोषण और एक प्राणी सम पोषण। जिसमें मृतजीवी जो होता है, मृतजीवी पोषण मृत जीवों के शरीर पर निर्भर होता है। और परजीवी जो होता है जो दूसरे जीवों के संपर्क में आकर अपना भोजन प्राप्त करता है। और जो प्राणी सम होता है, प्राणी सम पोषण जो होता है, इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ही ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग होता है? तो आपको नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। पूछेगा कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % है? तो 78%। जो नाइट्रोजन होता है सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। और नाइट्रोजन जो बना होता है, नाइट्रोजन प्रोटीन किसका बना होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल, DNA, RNA तथा कुछ विटामिन का भाग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो द्रुमासम में होता है। कहाँ, किस में होता है? तो द्रुमासम में। और पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन। नेक्स्ट देखेंगे, सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो आपको बलगम बचाता है। और अमाशय की जो इसी में देखेंगे, अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथिया से स्रावित होने वाला गैस्ट्रिक रस में HCl होता है और पेप्सिनोजेन होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। अमाशय से जो ग्रंथिया स्रावित करते हैं उसमें क्या क्या होता है? तो HCl, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। और पूछेगा कि छोटी आंत के कौन कौन भाग है? तो छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। पूछेगा कि मानव की इस छोटी आंत में असंख्य छोटे छोटे अंगुलीनुमा जो प्रवर्धन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो विलाई कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो आपको चीन है। और कौन कौन देश है? तो और सुरक्षा परिषद के बाद पूछेगा कि स्थापना कब हुआ था? तो सुरक्षा परिषद का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था। और इसके अस्थायी मेंबर कौन कौन है? तो आपको हो जाएगा चीन हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, फ्रांस, रसिया और अमेरिका हो जाएगा। और इसी में देखेंगे, वर्तमान में सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए कौन सा संगठन का गठन किया गया था? तो G4 का गठन किया गया था। G4 के अंतर्गत पूछेगा कि कौन कौन देश आते हैं? तो जापान, भारत, जर्मनी और ब्राजील आते हैं। और राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1920 में। नेक्स्ट देखेंगे, कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म कौन है? तो आपको जलसा घर हो जाएगा। और पूछेगा कि सत्यजीत राय का फिल्म जलसा घर कब रिलीज हुआ था? तो आपको 1958 में रिलीज हुआ था। और
सत्यजीत राय जो थे कोलकाता फिल्म सोसाइटी की स्थापना कब किए थे? तो 1947 में। पूछेगा कि सत्यजीत राय जो थे उनकी कौन कौन फिल्म थी? तो अपराजितो, जलसा घर, अभियान, पथेर पंचाली जैसे कई फिल्में थी। और इन्हें जीवन भर के लिए ऑस्कर अवार्ड कब मिला था? तो 1992 में। पूछेगा कि भारत में फिल्म जगत के जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को। पूछेगा कि भारत की पहली हिंदी फिल्म कौन थी या मुख्य फिल्म कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र। जो किसके द्वारा बनाया गया था फिल्म? तो दादा साहब फाल्के द्वारा। कब? तो 1913 में। राजा हरिश्चंद्र कब बना था? तो 1913 में। पूछा कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? तो आपको आला मारा हो जाएगा। कब? तो 1931 में बनी थी। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और कब से मनाया जाता है पूछेगा? तो 1992 से मनाया जाता है। इसी में देखेंगे 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस और आयुष्मान भारत दिवस। 28 अप्रैल को मनाया जाता है कौन सा दिवस? तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य रहने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। और 27 को विश्व ग्राफिक दिवस मनाया जाता है। 26 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई थी। क्वेश्चन क्या है? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। और इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर थे। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? तो इस आयोग ने रिपोर्ट दिया था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाने की सिफारिश की थी। जिसके तहत क्या हुआ? तब भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन किया गया था 7वां संविधान संशोधन के तहत। पूछेगा कि पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 में आया था। कब आया था? तो 1971 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? तो गयालाल के लिए हुई थी। गयालाल कौन थे? तो हरियाणा में 10 मार्च 1967 को दलाल शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, जिनमें उनके एक विधायक थे जिनका नाम था दयालाल। वो क्या किए? कांग्रेस छोड़कर चले गए। फिर कुछ देर बाद 9 घंटे के अंदर कांग्रेस में आ गया, फिर कांग्रेस के छोड़कर चले गए। इसीलिए इनके लिए शब्द आया कि आया राम गया राम, इनके लिए शब्द आया था। और ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो राव वीरेंद्र ने कहा था। नेक्स्ट देखेंगे इसी में कि इन्हीं के चलते भारत में कौन सा संशोधन हुआ था? तब 52वां संविधान संशोधन के तहत जो 10वीं अनुसूची हुई थी, जोड़ी गई थी, ये इन्हीं के चलते जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? तब विशालांध्र आंदोलन। क्या कहा जाता था? विशालांध्र आंदोलन। और जो पोटू श्री रामुलु जो थे उन्होंने आमरण अनशन किया, जिसमें 58 दिनों के बाद उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हो गई। इसके बाद जो विशालांध्र के लिए जो आंदोलन हो रहा था वह हिंसक हो गया। और अंततः भारत सरकार को जब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनाना पड़ा, जिसके तहत क्या सभी जो देश के राज्य थे अपना अलग अलग भाषाई राज्य पर गठन करने की मांग करने लगे। तब जाके 7वां संविधान फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1953 में, जिसने अपनी रिपोर्ट पिछले क्वेश्चन में बताया कि कब दिए थे? तो 1955 में दिया था। इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था। और तब 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था। और पूछेगा कि आंध्र प्रदेश से
तेलंगाना राज्य कब अलग हुआ? तो 2 जून 2014 को अलग हुआ था। यह किस लिए हुआ था? तो तेलंगाना राज्य के विकास के आधार मानकर किया गया था। सब नेक्स्ट देखेंगे। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। इन्हें कब नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1913 में। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि के लिए नोबेल अवार्ड मिला था। और हरगोविंद खुराना को पूछेगा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल कब मिला? तो 1968 में। अब मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल कब अवार्ड मिला? तो 1979 में। और एस चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान का नोबेल कब मिला? तो 1983 में। नेक्स्ट देखेंगे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था। ये दोनों भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हें इतिहास में अली बंधुओं के नाम से जाना जाता था। खलीफा जो थे मुस्लिम जगत के धर्मगुरु होते थे। पूछेगा खलीफा कौन होते थे? तो मुस्लिम जगत के धर्मगुरु। और खलीफा मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को कहा गया है। खलीफा किसे कहा गया है? तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को कहा गया है। पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे। कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी आपको ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सब इनपुट डिवाइस है। कुछ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हम देखेंगे। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस हम देखेंगे। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सब क्या है? तो आपको आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखेंगे। कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है औसत लागत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। औपनिवेशिक शासन की स्थापना में निम्न में से सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो आपको बंगाल में हुई थी। कब हुई थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद 23 जून 1757 को बात हुई थी। और पूछेगा कि अन्य युद्ध, प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बेदरा का युद्ध 1759 में। वांडीवास का युद्ध 1760 में। और बक्सर का युद्ध 1764 में। ये चारों जो युद्ध है, कभी कभी क्वेश्चन में लाइन से देता है और बोलता है कि सजाइए, लाइन क्रमवार में सजाइए। और बक्सर के युद्ध में पूछेगा कि कौन अंग्रेज सेनापति था? तो अंग्रेज था हेक्टर मुनरो। और भारतीय राजा कौन थे? तो एक शाह आलम द्वितीय थे, एक शुजाउद्दौला और मीर कासिम थे, जिन्हें अंग्रेजों से पराजित होना पड़ा था। नेक्स्ट देखेंगे। तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिल नववर्ष को वर्षा पिरापू के नाम से जाना जाता है। ये सब स्टैटिस्टिक्स जी के हैं, जिन्हें अच्छा से ध्यान पर रखिएगा। तो तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्षा पिरापू। और कुछ है, एक पुथुरुसम है जो तमिल नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। और यह कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल या उसके आसपास तमिल नववर्ष मनाया जाता है। और केरल में नए साल को किस रूप में जाना जाता है? तो विशु के रूप में। और आंध्रा और तेलंगाना पूछेगा नव वर्ष को किस रूप में जाना जाता है? तो उगादि। और असम में बिहू। हर राज्य में अलग अलग नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह जो है बंगाल की खाड़ी का में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह है। और पारादीप बंदरगाह पूछेगा यह कहाँ स्थित है? तो आपको उड़ीसा में है। और पूछेगा कि कांडला पोर्ट गुजरात में अवस्थित है, यह कैसा बंदरगाह है? तो यह ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला पोर्ट गुजरात का कैसा है? तो ज्वारीय बंदरगाह। और सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा कहाँ है भारत में? तो विशाखापट्टनम में। और पूछेगा कि भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह, तो आपको कोचीन हो जाएगा। और पूछेगा कि भारत में अभी तक कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो आपको 13 बड़े बंदरगाह हैं।
पूछेगा कि जो ये सभी बंदरगाह है, बड़े बंदरगाह, ये संविधान के किस सूची में आते हैं? तो संघ सूची में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमामंडन करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना जाता था? तो आपको चरखा को मानव समाज का प्रतीक माना जाता था। असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यों के लिए क्या बांटा गया था? तो यह चरखा बांटा गया था। और कांग्रेस नेताओं को खादी का कपड़ा पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। अब पूछेगा कि भारत में प्रथम बार चरखा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये फुतुहात ए सल्तानी पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो गांधी जी ने किया था। कांग्रेस न पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग ली, नहीं तीसरे में। दूसरे में सिर्फ गांधी जी कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में हुआ था। और सांप्रदायिक मतभेद के कारण जो 1931 में महात्मा गांधी भाग लिए थे, सांप्रदायिक मतभेद के कारण वो छोड़कर आधे पर से ही भाग गए थे। और पूछेगा कि तीसरा में जो हुआ था 32 में, उसमें गांधी और अम्बेडकर के बीच दलितों के अलग निर्वाचन के लिए कब समझौता हुआ? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में सूचीबद्ध किया जाता है? तब व्यापार संतुलन के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। IMF व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में सहायता करता है और अल्पकालीन ऋण भुगतान संतुलन में के लिए उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ कब किया गया था? तो आपको 1959 में किया गया था। और राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना था? तो जर्मनी के सहयोग से बना था। और भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना पूछेगा कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपको कुल्टी में स्थापित हुआ था। पूछेगा कि भारत में निजी क्षेत्र का प्रथम इस्पात कारखाना कौन है? तो आपको टिस्को है, जो 1907 में स्थापित हुआ था। और बोकारो को किस नाम से जाना जाता है? तो बोकारो को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो किसके सहयोग से बनाया गया? तो भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से। और पूछेगा कि दुर्गापुर जो इस्पात कारखाना है किसके सहयोग से बनाया गया? तो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त को लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो तेजचंद था। वर्धमान का राजा कौन था? तो तेजचंद। नेक्स्ट देखेंगे, तंजौर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराजा प्रथम ने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का कराया था। और बृहदेश्वर मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और बृहदेश्वर मंदिर को पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा था। किसने कहा था बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निचोड़? तो पर्सी ब्राउन ने। और भारत का सबसे बड़ा मंदिर बृहदेश्वर मंदिर है। और यह पूछेगा कि किस शैली में निर्मित हुआ था? तो द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता है, द्रविड़ शैली में निर्मित हुआ था। भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ हैं? तो 3, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। पूछेगा कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजावुर में चोल वंश की राजधानी थी। और चोल वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो राजराजा प्रथम, जिसका कार्यकाल था 985 से 1014 ईस्वी तक था। नेक्स्ट देखेंगे, UN के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया। तो ये कौन है? तो न्यास परिषद। न्यास परिषद 1994 में निलंबित हो गया। इसकी स्थापना किस लिए हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश जो थे किसी के गुलाम थे, उन्हीं को गुलामी से हटाने के लिए
इस न्यास परिषद का गठन हुआ था, जिसके तहत 11 न्यास प्रदेश को इसके द्वारा मुक्ति कराया गया था, जिसके बाद 1 नवंबर 1994 को न्यास परिषद ने अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे सेट्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक सब्बा नकवी। पूछेगा कि सेट्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक सब्बा नकवी। और पूछेगा कि परिकर ऑफ द रिकॉर्ड, मनोहर परिकर ऑफ द रिकॉर्ड के लेखक कौन है? तो वावन सुभा प्रभु है। और कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक रामचंद्र गुहा है। योर बेस्ट टुडे के लेखक अनुपम खेर है। नेक्स्ट देखेंगे यूएन के 8वें महासचिव कौन है? तो 8वें महासचिव जो थे बान की मून थे। इनका कार्यकाल कब से कब था? तो 2007 से 2016 तक। और यूएन के पूछेगा कि प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के थे। और दूसरे जो थे डैग हैमरशोल्ड, इसके महासचिव थे। और जो बान की मून बने थे वो कहाँ के थे 8वें महासचिव? तो एक दक्षिण कोरिया के थे। अब पूछेगा कि वर्तमान में यूएन के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। कहाँ के? तो पुर्तगाल के। 2017 से अभी तक कार्यकाल इनका है। पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो सितंबर 2012 में। 100वां अंतरिक्ष यान कब शुरू किया गया? तो सितंबर 2012 में। पूछेगा कि आर्यभट्ट जो सैटेलाइट था वो सफलतापूर्वक कब लॉन्च हुआ? तो 19 अप्रैल 1975 को। और भास्कर 1 पूछेगा तो 7 जून 1979 को। और पूछेगा कि कल्पना 1 जो सैटेलाइट है वो किसके सम्मान में प्रक्षेपित हुआ था? तब जो हमारी पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, उनके सम्मान में यह छोड़ा गया था। और कब छोड़ा गया था? तब 12 सितंबर 2002 को कल्पना 1 सैटेलाइट को छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आज का ये सेट समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो सेट है अगले दिन आएगा। ऐसे ही देखते रहिए वीडियो और सपोर्ट करते रहिए। और आगे भी बढ़िया से वीडियो आएगा। कुछ गलत होगा तो उसमें कमेंट करिए, हम सुधारते कर रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।